अब वो मिनिमल क्या था ये जाके खुद पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहता, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अब देखिए ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक बाकायदा घटनाक्रम था, क्योंकि जब अमृतकाल की बात हो रही है तो जो विष भरा हुआ है वो हमारे दिमाग से हटना चाहिए। आप में से बहुतों को, चूंकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष अभी समाप्त हुआ है, बहुतों को पता है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी तो डेट 15 अगस्त 47 नहीं थी, 30 जून 48 थी। तो एक साल पहले क्यों कर दिया? और इसका प्रूफ ये है जो मैं कह रहा हूं, 30 जून 48 तक माउंटबेटन वायसराय बने रहे। क्यों बने रहे भाई? आजादी के बाद अगर आप ये कहते कि कुछ एजेंडा रह गया था तो वो पहले सेटल कर लेना चाहिए। चलिए वो भी रह गया था तो हम तब मानते जब वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के वायसराय बने रहते। पाकिस्तान का तो वायसराय बना मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के वायसराय माउंटबेटन आजादी के बाद भी, क्योंकि डेट तो 30 जून 1948 तय थी, 15 अगस्त 47 इसलिए हो गई। उसका रीजन ये था, नवंबर 1946 में ब्रिटिश आर्मी का जो कमांडर इन चीफ है, उसका नाम शायद क्लॉड मैककिनले था, वो वायसराय को एक चिट्ठी लिखता है कि ये जो भारतीय सैनिक हैं जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में चले गए थे, इनके खिलाफ जो आपने लाल किले में कोर्ट की प्रोसीडिंग चला रखी है, इससे सैनिकों के बीच में जबरदस्त असंतोष है। अब इन सैनिकों की लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन इज टोटली अनडिपेंडेबल, तो इट इज बेटर कि वी शुड वाइंड अप फ्रॉम हियर बिफोर ऐसा ना हो कि 1857 जैसा कुछ हो जाए। अब सुनिए, ये वो लिखता है नवंबर एंड में, 25-26 नवंबर के आसपास। फिर वो एक और चिट्ठी लिखता है 11 फरवरी, इसलिए मैं डेट्स बता रहा हूं, आप जाके हिस्ट्री में देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था। 11 फरवरी 1946 वो दूसरा लेटर लिखता है, कहता है कि अब तो मेरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर एक गोपनीय मैसेज भेजा जाता है ब्रिटिश ऑफिसर्स को कि वो अपनी फैमिलीज को चुपचाप मगर एज अर्ली एज पॉसिबल कराची और बॉम्बे भेज दें, ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया जा सके। और 18 फरवरी या 16 फरवरी 1946 को, केवल एक हफ्ते के बाद, नौसेना खड़ी हो जाती है। बॉम्बे में नौसेना की अपराइजिंग होती है एंड विद इन 2-3 डेज कलकत्ता से लेकर कराची तक करीब 20,000 नेवी के सैनिक खुल के सामने आ जाते हैं। 100 से अधिक नेवल शिप पे कब्जा कर लेते हैं। अंग्रेजों के हाथ पांव फूल जाते हैं। कोई सैनिक उनका ऑर्डर नहीं मान रहा था। आखिर में उनको कांग्रेस के नेताओं नेहरू जी और सरदार पटेल से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप इन सैनिकों से बात करके सेटल डाउन करिए, और 10-12 दिन लगते हैं सेटल डाउन करने में, और 28 फरवरी आते आते वो नौसैनिक वापस आते हैं। अब तो जो कमांडर इन चीफ ने कहा था वो तो दिख भी गया। अब तो क्या था कि भाई जितनी जल्दी हो सके भाग मिल्खा भाग, ये करना ही था। मार्च के महीने में, जस्ट मार्च के महीने में कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव करती है गवर्नमेंट, और कहती है तुरंत अंतरिम सरकार भारत की बनानी है और इनको पावर देके निकलना है। शायद 23 से 24 मार्च को अंतरिम कैबिनेट मिशन प्लान तय करता है कि 2 सितंबर 46 को इनको शपथ दिला देनी है, और ताबड़तोड़ निर्णय होता। अप्रैल के महीने में यह तय किया जाता जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालेगा, और उस समय मौलाना आज़ाद अध्यक्ष थे। फिर कहा जाता है कि मौलाना आज़ाद को कहा जाता है आप विड्रॉ कर जाइए, और फिर वो कहानी आप सबको पता है कि प्रदेश कार्य समितियों से नाम मांगे गए, और उसमें जो 16 कार्य समितियां थीं जिसका उल्लेख जेबी कृपलानी जी ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अपनी किताब में किया है, माई डेज विद गांधी उसका नाम है। और बहुत बड़े पत्रकार रहे दुर्गादास, जिन्होंने अपनी किताब लिखी इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, उसमें वर्णन किया है कि 1 वोट मिला था पट्टाभी सीतारमैया को और 2 वोट मिले कृपलानी जी को, और बाकी सारे के सारे वोट मिले सरदार पटेल जी को, और 0 वोट मिला नेहरू जी को, और वो प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद देश का नेतृत्व संभाला। और एक और मैं फैक्ट कहना चाहता हूं, किसी को कोई कंट्रोवर्शियल भी लग सकता है, परंतु मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये 2 सितंबर 46 को ही शपथ क्यों दिलाई गई? 2 सितंबर 46 की डेट का चयन किसने किया? कांग्रेस ने या अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने किया। क्यों किया?
क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जब नागासाकी हिरोशिमा पे बम्बार्डिंग हो गई अगस्त में, तो उसके बाद सरेंडर डिक्लेयर किया जापान ने, और 2 सितंबर 1945 को सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे जापान ने सिग्नेचर किया था। इसलिए माउंटबेटन का कहना था, दिस इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन एशिया। तो उसी दिन भारत की सरकार शपथ लेनी चाहिए, इसलिए 2 सितंबर 1946 को शपथ ली गई। और इस बात का उल्लेख डोमिनिक लेपेरे और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में किया है कि माउंटबेटन की इच्छा थी, इसलिए ऐसा हुआ। तब आप समझ लीजिए, इसलिए जो हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्र भारत के स्व के तत्व की अभिव्यक्ति करने वाले पहले, भले ही निर्वासित सरकार रही हो, उसके प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी थे, और बाकी तो हम लोग जानते ही हैं जो इतिहास में पढ़ाया गया है। अब उस विषय से आगे हटकर हम आज के इस टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इस देश में तंत्र में तो स्व आ गया, परंतु हमारे तंत्र में स्व का उद्भव हुआ, यानी हमें सत्ता तो मिल गई, भारतीयों को तो सत्ता मिली, भारतीयता कहां थी उसमें? हम स्वाधीन हुए, स्वतंत्र कहां हुए? तंत्र तो वही विदेशी था, सब कुछ व्यवस्था वही चल रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, आइडियोलॉजिकल सिस्टम, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम, सारी के सारा थॉट प्रोसेस, सब कुछ वही था। तो इसलिए अभी भी उस स्व को भारत के मानस में स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो अभी तक चल रही है। और स्व का अर्थ क्या था, यहां पे भी मैं कोई स्वयं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं कि 18 मई को 2014, 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव जीता। 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले अखबार द संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज द डे इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये कौन लिख रहा है? जिसने हम पे हुकूमत की थी वो अखबार लिख रहा है, और जिसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण भी मानते थे, जिसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जाके भाषण भी दे के आए थे 2006 में कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा था, तो ये तो सीख लीजिए जो आपको बता रहा है। उसने लिखा, चूंकि आजादी के बाद लंबे समय तक जिस विचारधारा, जिस प्रोसीजर का शासन रहा, वो बाय एंड लार्ज ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। पहली बार एक ऐसी विचारधारा के हाथ में शासन आया है, विचारधारा संगठन के हाथ में, जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई दे सेड इट शुड बी नोन एज द डे ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। इसलिए अब स्वतत्व को समझना जरूरी था, और भारत के स्वतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वो है परिवार। इफ यू लुक एट द डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी एंड द इंडियन सोसाइटी, क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? वेस्ट में द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोसाइटी इज इंडिविजुअल, देन डायरेक्ट सोसाइटी, नो इंस्टीट्यूशन इन बिटवीन। भारत में द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोसाइटी इज, फर्स्ट यूनिट इज नॉट इंडिविजुअल, द फर्स्ट यूनिट इज फैमिली, वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप कहते हैं हस्बैंड वाइफ बच्चे, न्यूक्लियस फैमिली। देन ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जिसको फैमिली कहते हैं, रिलेटिव्स, मामा चाचा फूफा ताऊ। Then comes another institution, caste. Then comes the class. Then comes the society. तो हमारा जो सोसाइटी का कॉन्फ़िगरेशन है वो स्पाइरल है, उनका स्ट्रेट था, इसलिए वो परिवार को समझ नहीं पाए। और हमारे यहाँ तो मूलभूत इकाई ही परिवार थी, और उस परिवार से असर क्या पड़ता है? भारत का कोई भी व्यक्ति, अब तो वो संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, मगर अभी तक, पिछली पीढ़ी तक, कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने लिए नहीं जीता था। माँ बाप जीते थे तो बच्चों के लिए, बच्चे बड़े होते थे माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं कि भाइयों ने या बहनों ने तब तक शादी नहीं की, पूरी जिंदगी छोड़ दी कि मेरे छोटे भाई बहन जो हैं उनका जीवन हो जाए। लता मंगेशकर जी इसका उदाहरण है। तो परिवार वो मेन इकाई था, मगर उस परिवार की इकाई को
किस तरह डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जा रहा था। और आप देखिए तो उसकी प्रेरणा कहां से मिलती है। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, यहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर लगी है। अगर आप राम कथा पढ़ें तो पूरी की पूरी राम कथा श्रेष्ठतम पारिवारिक मूल्यों का एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे विश्व के इतिहास में दुर्लभ है। क्यों? अरे भाई, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है जहां भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठता है, सारे भाइयों को मार के गद्दी पे बैठता है। 10 में से 9 मामलों में बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता है। उसके कंट्रास्ट में वो उदाहरण कि पिता के एक वचन पे राज्य छोड़ के वन में चला जाए, दूसरा भाई जंगल में चला जाए, तीसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन करे। देखिए, इतना ही नहीं, पति और पत्नी का कर्तव्य, पत्नी और पति का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, प्रजा का राजा के प्रति कर्तव्य, पिता पुत्र मां बाप भाई बहन सबका एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। ऐसे कर्तव्यों का जो उदाहरण आपको राम कथा में मिलता है, पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत से लोगों को नहीं ध्यान आता है और उसमें लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जब भगवान राम वन जा रहे थे तो सीता जी ने कहा हम भी चलेंगे, क्योंकि मेरा और आपका सुख और दुख अलग नहीं है। जब सीता माता बन गई तो आप में से बहुतों को शायद पता ना हो कि भगवान राम उसके बाद कभी शैया पे नहीं सोए, हमेशा भूमि पे सोए और कुश का ही बिस्तर लगा के सोए। क्योंकि हमारे यहां इस मामले में इक्वलिटी है। अगर पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना है तो पति को भी पत्नीव्रत धर्म का पालन करना है। इसलिए हमारे यहां इक्वलिटी है। बाकी जगह कहते हैं कि नहीं 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 साहब वो इक्वलिटी। इसीलिए एक और आपको बात बताएं, पति शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? संस्कृत में इसका अर्थ होता है स्वामी, और पत्नी शब्द का अर्थ है स्वामिनी, यानी ये ठीक उसका स्त्रीलिंग है। तो इसलिए, और आप लोग दक्षिण भारत में यह परंपरा अधिक है, अब उत्तर भारत में तो लुप्त हो गई है। जैसे विवाह होता है उसके बाद लड़का लड़की दोनों को विवाह के संस्कार के बाद हम लोग क्या ध्रुव तारा दिखाते हैं। तो ध्रुव तारा दिखाने का होता है जैसे ये सदैव स्थिर रहता है, ऐसे आपका जो संबंध है वो सदैव स्थिर रहे। दक्षिण भारत में क्या दिखाते हैं? एक तारा समूह दिखाया जाता है जिसको कहते हैं अरुंधति वशिष्ठ। अरुंधति वशिष्ठ तारा समूह की खासियत क्या है? नॉर्मली